ओके बच्चों, सो नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस सेकेंड पार्ट ऑफ आवर वीडियो। तो अब अगर हम इसमें देखें तो आपसे बेसिकली क्या कहा जा रहा है, आपसे ये कह रहे हैं कि एक फिगर दी हुई है, सोलर शोज अ सोलर पावर सेल पावर चार्जर कनेक्टेड टू अ सेल फोन। द बैटरी इनसाइड द सेल फोन इज चार्ज बाय द सोलर पावर चार्जर। कंप्लीट द फिगर टू शो द यूजफुल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू द बैटरी। तो सन में कौन सी एनर्जी होती है? तो आप जानते हैं बेसिकली सन में होती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। लाइट फ्रॉम द सन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्जर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। और अब बैटरी में एक एनर्जी आएगी। अब देखिए, बैटरी जो प्रोवाइड करती है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, बट बैटरी के अपने अंदर जो एनर्जी आती है दैट इज बेसिकली द केमिकल एनर्जी बच्चों, ठीक है। कैन एक्सप्लेन व्हाई द बैटरी टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू चार्ज ऑन अ क्लाउडी डे? क्लाउड्स जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, पास नहीं होने देते, जिसकी वजह से लेस अमाउंट ऑफ लाइट अगर सोलर पैनल के ऊपर जो है फॉल करेगी तो लेस करंट जो है फ्लो करेगा, जिसकी वजह से चार्जिंग टाइम बढ़ जाएगा। सो ड्यू टू लिमिटेड लाइट फॉलिंग ऑन सेल, लेस इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो, ठीक है जी। आफ्टर यूज द आउटसाइड सर्फेस ऑफ द सेल इज वार्म, when switched off the cell phone cools down. Name and describe the three processes by which thermal energy is transferred as the cell cools down. तो अब अगर हम देखें तो आपके पास जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उससे जो हीट रिलीज होगी दैट विल बी थ्रू सॉलिड, वो होगी कंडक्शन के थ्रू। जो आसपास की हवा होगी, ठंडी हवा जो आगे कांटेक्ट बनाएगी, तो वो उस गर्म सरफेस को जो है वो इमिट आउट करना शुरू करेगी, हीट को इमिट आउट करना शुरू करेगी। ठंडी हवा आगे गर्म होगी, कन्वेक्शनल करंट स्टैब्लिश होगा एंड सो ऑन। और उसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी वो बेसिकली जो है वो रेडिएशन का काम करेंगी, ठीक है। तो नेम एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस, तो इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि कंडक्शन इन विच वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड electron transfer causes loss of thermal energy, ठीक है। दूसरा होगा कन्वेक्शन, कोल्ड एयर cold air passes over cell and convectional current established. Then the third one will be radiation, guys. Radiations and emission of electromagnetic waves from surface, जिसकी वजह से आपकी हीट जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो कह रहे हैं it takes 4.5 hours to charge the cell with an average current of 300 milliamperes. Calculate the quantity of charge, give the unit of your answer. So current is charge over time. So charge will be current into time. Current है आपके पास 300 milliamperes and the time is 4.5 hours, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो 60 into 60 which is 3600, ठीक है। अच्छा, अब इस मिली एम्पेयर को मैं सॉल्व कर देता हूँ। मिली की जगह हम रख देंगे एक्सपोनेंशियल -3, टाइम की जगह रख देंगे 4.5 इंटू 3600 गाइस। तो बच्चों अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 300 एक्सपोनेंशियल -3 इंटू 4.5 इंटू 3600, सो वी आर गोइंग टू गेट एन आंसर ऑफ 4860 एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स।
तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, नाउ द फोर्थ वन। इसमें क्या कह रहे हैं? स्टेट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पी। अभी एक प्रिज्म है जिसमें इंसिडेंट लाइट आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं विच इज एट 90 डिग्री विद द सरफेस, तो आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कोई एंगल नहीं है, यानी कि एंगल इज 0 डिग्रीज। ठीक है, ड्रॉ नॉर्मल एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट पॉइंट आर, लेबल द एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा, अब आपने यहाँ पर जो है वो नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो बच्चों, अब अगर आप लेट से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली होगा ही, यहाँ पर आपने एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइक दिस। ठीक है, सो दैट विल बी द नॉर्मल। अब आपसे कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को जो है वो लोकेट करें। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, तो यहाँ पे आप आई लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेट टू कंडीशन नीडेड सो दैट नो लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम द ग्लास इनटू द एयर एट क्यू। अब देखिए, होगा ये, अगर लाइट बाहर ना जाए, रिफ्रैक्ट ना करे, और अंदर ही अंदर चली जाए। अच्छा, अंदर अंदर जाने को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? अगर लाइट किसी डेंस से रेयर मीडियम में जाए, लेकिन इस तरह से जाए कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल को क्रॉस कर जाए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो दो कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो? तो पहली कंडीशन ये है कि लाइट को रेयर से डेंसर में ट्रैवल करना पड़ेगा। लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम या शुड पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और the angle of incidence should be greater than critical angle। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गई बच्चों, तो लाइट आपकी बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर घूमती रहेगी। ठीक है, information is sent across the internet using the pulse of visible light through long thin glass fiber and electrical signals through copper wire। स्टेट द नेम ऑफ एनी वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सैटेलाइट में माइक्रोवेव्स भेजते हैं, लेकिन यूजुअली जो आपके वायर्स होते हैं उसमें हम क्या भेजते हैं? इंफ्रारेड वेव्स भेजते हैं, इंफ्रारेड। ठीक है, सजेस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ ग्लास फाइबर रादर देन कॉपर वायर। फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, नो लॉस ऑफ डेटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, नो लॉसेस ऑफ डेटा अकर्स। तो ये दो बड़े कॉमन प्रोसेस हैं। इसके अलावा लिख सकते हैं चीप है, रिलायबल है, एंड सो ऑन। ठीक है जी। इन अ सिमिलर वे नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द सेम क्वेश्चन। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा, किस तरह से होगा, आए जरा इसके ऊपर बात करते हैं। तो अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्या कह रहे हैं? एन इनिशियली अनचार्ज रबर balloon is rubbed with a woolen cloth as shown. Rubbing the balloon causes the balloon to have a negative charge। अच्छा, ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का टॉपिक है। तो कह रहे हैं ऑन द फिगर कंप्लीट द लेबल्स ऑन द डायग्राम। चलो, द वुलन क्लॉथ लूजेस, तो आप यहाँ पे लिखोगे इलेक्ट्रॉन्स, और जो बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन, नाउ इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज। और बलून गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, तो अब होगा बच्चों क्या है इस पे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कह रहे हैं बलून पर नेगेटिव चार्ज काफी देर तक रहेगा। क्यों? क्योंकि देखें बलून जो है वो इंसुलेटर है, और इसमें चार्ज कंडक्ट नहीं हो सकता, कंडक्टर्स पे चार्ज कंडक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बलून इज एन इंसुलेटर, चार्जेस कैन नॉट फ्लो ऑन द surface ऑफ इंसुलेटर। तो दो मार्क के लिए दो रीजन आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं।
Rubbing the balloon causes the temperature of the air to rise. Explain in terms of particle of air why the balloon volume of the balloon increases when the temperature of air increases. होगा क्या? जब आप उसको इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो अंदर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाएगी, वो ज्यादा कोलिजन करेंगे और ज्यादा कोलिजन की वजह से ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ेगा और बलून जो है वो एक्सपैंड करेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ गैस बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स increases, they cause more frequent collisions with walls of balloon. The gas expands due to which the balloon expands। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इजीली जो है वो आंसर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं? फिगर 6.1 shows a circuit diagram containing a battery, LDR और एक रजिस्टर, जो कि यहाँ पे गिवन है आपके सामने। स्टेट ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है अभी? द करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या कीपिंग ऑल द फिजिकल कंडीशंस टू बी कांस्टेंट, जो भी आप लिखना चाहें, क्योंकि असल में इसका ताल्लुक होता है रेजिस्टेंस से, और हम जानते हैं ओम्स लॉ से तब काम करता है जब रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट पाई जाती है। एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ लाइन शोज दैट द ओम्स लॉ एप्लीकेबल टू द एलडीआर। अच्छा, ओम्स लॉ तब अप्लाई होता है जब आपके पास रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, और अगर आप इस ग्राफ का अगर आप ग्रेडियंट निकालें तो बच्चों व्हाट शुड बी द ग्रेडियंट? तो लेट्स से y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट है, सी विल बी जीरो, y की जगह i आएगा, x की जगह v आएगा, एंड ग्रेडियंट शुड बी i ओवर v। तो अगर हम देखें तो v इज इक्वल्स टू आई आर। अगर v अपॉन आई करें तो इट इज r, बट अगर हम i अपॉन v करें तो इट इज 1/r। तो अगर ग्रेडियंट जो है वो 1/r के बराबर है, तो बच्चों अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो r भी कांस्टेंट होगा ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे दी ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी और काम होता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इस वाले क्वेश्चन को सिंपली आंसर कर सकते हैं, या आप यूं भी कह सकते हैं कि एज द वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट सिंपली इंक्रीज इन अ सिमिलर वे। ये भी एक आंसर हो सकता है। यूज वैल्यूज फ्रॉम द फिगर टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। तो आपने जो है वो फिगर 6.2 को यूज करना है और बताना है कि लाइट के बढ़ने से रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब अगर आप देखें इस टॉपिक को, हाँ जी, जब लैम्प स्विच ऑफ है तो आप देख सकते हैं 8 पर करंट की सप्लाई इतनी है, और जैसी लैंप ऑन हुआ उसी 8 पर करंट की सप्लाई बढ़ गई, रेजिस्टेंस कम हो गई इसका मतलब। तो आप इसके बारे में जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस decreases as amount of light increases, large current flows at corresponding voltages, flows when light's amount increases। और हम जानते हैं एलडीआर जो है वो इस तरह से काम करता है कि उसकी रेजिस्टेंस का लाइट से इनवर्स रिलेशन है, कम लाइट ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा लाइट कम रेजिस्टेंस, एंड सो ऑन।
When the switch is on, the current in the LDR is 0.050 ampere. Determine the current in the fixed resistor. चलो, तो LDR में जो करंट है वो 0.05 क्या था, 0.050 एम्पियर है। तो बच्चों इसमें क्या होगा, सेम करंट होगा, क्यों, सीरीज है ना। तो आपने यहाँ पे वही करंट एज इट इज लिख देना है, 0.050 एम्पियर्स, ठीक है। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल निकालो, आ जाओ। अब देखो तुम्हें एक थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्या तुम्हें जो है वो इसकी रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, इसका वोल्टेज आ जाएगा। अगर तुम इसका वोल्टेज किसी तरीके से निकाल सके तो बच्चों इन दोनों वोल्टेज को सम करेंगे, बैटरी का ईएमएफ आ जाएगा। क्यों, बैटरी का ईएमएफ ही तो दोनों में डिवाइड हो रहा है ना इक्वली। बात समझ पा रहे हैं मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब अगर आप दैट से देखें तो आपसे क्या कहा जा रहा है, आपके पास लैम्प का स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन वाले ग्राफ को हम देखेंगे और करंट है 0.05 एम्पियर्स। तो अब अगर लेट से मैं इस ग्राफ को थोड़ा साफ कर लूं, लैम्प का स्विच ऑन है, सो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली दिस रेड वाला ग्राफ। और ये 0.05 कुछ यहाँ पे होगा, ये कुछ इस जगह पे टकराएगा सम वॉट, यहाँ पे कहीं। और टकरा के जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे वोल्टेज है 4 वोल्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इस तरीके से आप इसका वोल्टेज जो है वो सिमिलरली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा, हमें उसकी रेजिस्टेंस तो पता है, तो हम इस करंट को इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वोल्टेज आ जाएगा। सो द ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ फिक्स्ड resistor plus voltage of LDR. So it will be IR, और ये तो कितना था, ये वोल्टेज हमने ऑलरेडी निकाला था, दैट वाज 4, यूनिट भी वोल्ट्स ही है। करंट है 0.05 एंड द रेजिस्टेंस इज 240 प्लस 4, सो इट विल बी अराउंड 16 वोल्ट्स गाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बहुत इजीली जो है वो आंसर कर सकते हैं बच्चों। ऑल ऑफ यू आर एबल टू गेट दिस बच्चों। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और अब अगर हम इसमें देखें तो क्या होगा, तो आपसे कह रहे हैं, आप प्लॉटिंग कंपास कंटेन्स अ निडल, द निडल इज अ स्मॉल मैग्नेट दैट कैन रोटेट अबाउट द सेंटर कंपास। ऑन द फिगर मार्क द मैग्नेटिक पोल्स ऑन द बार मैग्नेट। तो आपने ऑटोमेटिकली यहाँ पे बार मैग्नेट को जो है वो दिखाना है, ठीक है भाई। यानी कि इस जगह पे आपने जो है वो नंबर ऑफ पोल्स मार्क करने हैं बेसिकली। कैसे करेंगे आए जरा देखते हैं इस चीज को। बहुत इजी है। अब देखो साउथ अगर इस तरफ आ रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा, ठीक है। There is a piece of paper underneath the magnet. Describe how the compass is used to plot the magnetic lines that passes from one end to the other. तो अब हमें यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट फ्लो करना पड़ता है, कराना पड़ेगा। हम कंपास को डिफरेंट जगहों पे रखेंगे और निडल की जो पोजीशन है उसको मार्क करते जाएंगे, नॉर्थ पोल वाली निडल को। जैसे एक ने यहाँ पॉइंट आउट किया, इसको मार्क कर दिया। अब दूसरे कंपास को हम इस पॉइंट पे रखेंगे, फिर निडल यहाँ पॉइंट आउट करेगी, यहाँ मार्क कर लेंगे, फिर यहाँ कंपास रखेंगे, फिर यहाँ मार्क करेगी। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स को लोकेट करते हुए एज इट इज जो है वो इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। उसके बाद उनको ज्वाइन करेंगे और हमारी मैग्नेटिक फील्ड पता हो जाएगी हमें। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो आप सबने जो है लाजमी अपनी क्लासेस में भी जो है परफॉर्म किया होगा, ठीक है भाई। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्लेस कंपास अराउंड द मैग्नेट्स on different locations. Mark the arrowhead position at each location, ठीक है। Join these points. Join these points
to obtain field pattern. Repeat the procedure on above and below of magnet, यानी कि मैग्नेट के ऊपर और मैग्नेट के नीचे दोनों जगह पे आपने करना है। ठीक है। डिस्क्राइब हाउ टू यूज द कंपास टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। हाँ बच्चों, तो अब आप इस कंपास का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसकी तरफ जाते हुए? तो आप सिंपली करेंगे क्या, आप कंपास को पी पे रख देंगे और जहां भी उसकी निडल जा रही होगी आप उस निडल की मदद से आप जो लोकेशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे भाई, प्लेस कंपास एट पी, चेक द डायरेक्शन ऑफ निडल पॉइंट। जहां भी पॉइंट कर रही होगी वहीं पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल कर रही होगी या नॉर्थ पोल पाया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये एक बड़ा सा इजी का क्वेश्चन था जो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं। चलो, अब ये कुछ फैराडे लॉ से रिलेटेड सवाल है। कह रहे हैं द मैग्नेट इज मूव इनसाइड आउट, एक्सप्लेन व्हाई अ करंट इज प्रोड्यूस व्हेन द मैग्नेट मूव्स। तो जब आप मैग्नेट को अंदर बाहर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कटिंग द कॉइल चेंज हो जाएंगी, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो यह है फैराडे लॉ की कहानी। ड्यू टू द मूवमेंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट्स, the field lines cutting coil changes, EMF is induced, so current will flow। ठीक है। Describe the movement of the compass that produces an alternating current of frequency 0.5 hertz। अब अगर हम इसको पढ़ें, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट दैट प्रोड्यूसेस एन एसी करंट। अब देखो होगा क्या, अगर मैं मैग्नेट को एक ही तरफ मूव करा के छोड़ूं तो करंट एक तरफ फ्लो करेगा, लेकिन अगर हम उसको अंदर बाहर करें तो करंट दोनों तरफ फ्लो करेगा, विच इज द एसी करंट। अब हमें फ्रीक्वेंसी ये चाहिए, तो एक सिंपल सी लॉजिक है, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो अगर आप कम मैग्नेट को अंदर बाहर करें इन एवरी 2 सेकेंड्स तो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मूव मैग्नेट इनसाइड एंड आउटसाइड द कॉइल इन एवरी 2 सेकेंड्स, बस। डिस्क्राइब हाउ द सेंटर जीरो एमीटर ये होता है जिसके बीच में निडल होती है, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। वो कैसे बताएगा कि एसी करंट है? अगर निडल जो है वाइब्रेट करे उसका मतलब एसी करंट है। इफ निडल ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, explain why increasing the frequency of AC produce also increases the magnitude of the AC produce। अब अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा। क्यों? मोर लाइन कटिंग होगी, जल्दी जल्दी कटिंग होगी। ये हम फेराडे ने क्या कहा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे दी रेट ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग कॉइल विल इंक्रीज। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों।